हाँ जी। तो सेम हैंड आउट है जो हम लास्ट क्लास पे डिस्कस कर रहे थे, और इसके कुछ और क्वेश्चंस जो है वो अब हम आज डिस्कस करते हैं। 51 पहला क्वेश्चन। 51 में लिखा हुआ है, मिस्टर ओसामा एग्रीज टू पे 8500 टू हिज बैंकर इन 9 months। द बैंकर सब्ट्रैक्ट्स अ डिस्काउंट ऑफ 15% एंड गिव्स द बैलेंस टू मिस्टर ओसामा। फाइंड द अमाउंट ऑफ द डिस्काउंट एंड द प्रोसीड वैल्यू। यानी कि बैंकर ने जो डिस्काउंट डिडक्ट किया है वो, और जो प्रोसीड्स है, प्रोसीड्स यानी कि जो अमाउंट इसको मिला है वो अमाउंट कितना होगा। ठीक है ना। वापस से ज़रा सवाल को रीड करते हैं, और मैं आप लोगों को लेट से 1 मिनट देता हूँ, आप ज़रा सवाल को अच्छे से रीड करें, फिर मैं इसको ज़रा समझाता हूँ। देखिए लिखा हुआ है, मिस्टर ओसामा एग्रीज टू पे 8500 टू हिज बैंकर इन 9 months। देखिए आज मंथ 0 है और यहाँ पर मंथ नंबर 9 है, और मिस्टर ओसामा ने ये एग्री किया है कि ये अपने बैंक वाले को 8500 आज से 9 महीने बाद पे करेगा। ठीक है। मिस्टर ओसामा एग्रीज टू पे ₹8500 टू हिज बैंकर इन 9 months। आज से 9 महीने बाद मिस्टर ओसामा 8500 पे करेगा। अच्छा, ये थोड़ा ऑब्सोलीट कॉन्सेप्ट है, और अब आपके पास पेपर्स में आए ये इसके चांसेस कम है। बहरहाल देख लेते हैं। द बैंकर सब्ट्रैक्ट्स अ डिस्काउंट ऑफ 15% एंड गिव्स द बैलेंस टू मिस्टर ओसामा। फाइंड द अमाउंट ऑफ द डिस्काउंट एंड द प्रोसीड वैल्यू। देखिए आपके पास कभी भी ऐसा फॉर्मूला, ऐसा सवाल आए कि जिसमें एक पर्सन एंड बैंक इन्वॉल्व्ड हो। आपके पास अगर कोई ऐसा सवाल आए कि जिसमें एक पर्सन एंड बैंक इन्वॉल्व्ड हो, एक बंदा और एक बैंक इन्वॉल्व्ड हो, तो उस केस में आप फॉर्मूला यूज करोगे P इज इक्वल्स टू S मल्टीप्लाइड बाई 1 माइनस R इंटू टी। ठीक है। द बैंकर सब्ट्रैक्ट्स अ डिस्काउंट ऑफ 15% एंड गिव्स द बैलेंस टू मिस्टर ओसामा। यानी कि आज मिस्टर ओसामा को कितने पैसे मिले होंगे ये मालूम करना है, तो S मल्टीप्लाइड बाई 1 माइनस R यानी कि 15%, यानी कि रेट, इंटू टी। टी यानी कि टाइम पीरियड। 9 महीने की बात हो रही है, तो अगर साल में कन्वर्ट करें तो 9/12। ठीक है। मिस्टर ओसामा अपने बैंक को 8500 आज से 9 महीने बाद देगा। आज उसको कितने मिले होंगे ये कैलकुलेट करने के लिए, प्रोसीड्स की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए P इज इक्वल टू S मल्टीप्लाइड बाई 1 माइनस RT का फॉर्मूला लगाया जाएगा। ये जो पर्सन टू बैंकिंग की डिस्काउंटिंग है, इस तरह का अगर कोई सवाल आए इसके चांसेस बहुत कम है। बहरहाल अगर आ जाए तो आप P इज इक्वल्स टू S मल्टीप्लाइड बाई 1 माइनस RT वाला फॉर्मूला यूज़ करोगे, जो मैंने मेंशन भी किया है। इस फॉर्मूले के हिसाब से S जो होगा वो आखिरी दिन वाली या फ्यूचर वैल्यू होगी, R 15%, और N या T यानी कि टाइम पीरियड जो है वो 9/12। यानी कि मिस्टर उसामा को आज बैंक ने 7543.75 रुपीज़ दिए होंगे। ये प्रोसीड्स कह लो कि इसको जो प्रोसीड्स मिली होंगी वो कितनी होंगी, जो इसको प्रोसीड्स मिली होंगी वो 7543.75 होंगी। ये एक तरह से लोन है, एक तरह से लोन ही है जो इसने बैंक से लिया। आज इसने इतने का लोन लिया और 9 महीने बाद ये वापस करना होगा। अच्छा देखो, इसकी हमने डिस्काउंटिंग करी ना। एक और चीज़ पूछता है, फाइंड द अमाउंट ऑफ द डिस्काउंट। बैंकर्स डिस्काउंट इसको कहते हैं, और बैंकर्स डिस्काउंट कितना होता है? बैंकर्स डिस्काउंट इस वैल्यू और इस वैल्यू, इन दोनों का डिफरेंस होता है, जो कि 956 आ रहा है। अगेन मैं कहूँगा कि ये कॉन्सेप्ट टेस्ट होना जो है ना वो एक मुश्किल बात है, तो आप लोग फिक्र नहीं करना, ये शायद ही टेस्ट हो। ठीक है। लेकिन अगर टेस्ट हो जाए तो आपको पता है ना कि क्या फॉर्मूला यूज़ करना। सही है जी, कोई मसला? अच्छा, इसी तरह से ये जो अगला सवाल है इसके आने के भी चांसेस बहुत कम है। जितने भी प्रोबेशनरी नोट्स वाले सवाल हैं, निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स वाले सवाल हैं, बॉन्ड्स वाले सवाल हैं, डिस्काउंट, इस तरह के जो सवाल है ना,
जिसपे लफ्ज़ यूज़ हो रहा प्रोमिशनरी नोट, बॉन्ड, या जिसपे जो है वो बैंकर्स डिस्काउंटिंग, ये रिमोट चांसेस हैं कि आपके पेपर में टेस्ट हो, वैसे इंशाल्लाह टेस्ट नहीं होंगे। बहरहाल 52 देख लेते हैं। 52 जो है मार्जिन वाले भी आना थोड़ा सा मुश्किल है। द होल्डर ऑफ अ, लेकिन वो फिर भी आ सकते हैं। द होल्डर ऑफ अ प्रोमिशनरी नोट ऑफ ₹500,000 bearing interest at the rate of 9% wishes to have it discounted 3 months before the maturity date. The note was originally payable after 1 year of the date of issue. Compute the amount which the holder will receive if the discount rate is 10%. The holder of a promissory note of 500,000 bearing interest at the rate of 9% wishes to have it discounted 3 months before the maturity date. देखो बॉन्ड, ये जो प्रोमिसरी नोट था ये 5 लाख का था। ये जो प्रोमिसरी नोट था ये 5 लाख रुपए का था। ये जो प्रोमिसरी नोट था ये 5 लाख रुपए का प्रोमिसरी नोट था। इस पर 9% का इंटरेस्ट मिल रहा था। ये प्रोमिसरी नोट जो है वो 5 लाख का प्रोमिसरी नोट था, इस पर 9% का इंटरेस्ट मिल रहा था। द नोट वॉज ओरिजिनली पेएबल आफ्टर 1 ईयर ऑफ द डेट ऑफ इशू, यानी कि अगर आज ये इशू हुआ है तो ईयर 1 के बाद इसकी क्या वर्थ होनी चाहिए। आज अगर ये नोट इशू हुआ है, द होल्डर ऑफ अ प्रोमिसरी नोट ऑफ 500,000, 5 लाख का नोट है, बेयरिंग इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 9%, इसमें 9% का इंटरेस्ट है, विशेस टू हैव इट डिस्काउंटेड 3 मंथ्स बिफोर द मेच्योरिटी डेट, इसकी मैं डिस्काउंटिंग करवा रहा हूँ मेच्योरिटी डेट से 3 महीने पहले। The note was originally payable after 1 year of the date of issue, यानी कि अगर तो मैं इसकी डिस्काउंटिंग नहीं करवाता, इसको मेच्योरिटी से पहले रिडीम नहीं करवाता, रिडीम करवाने का मतलब कि मैं इसके बदले के पैसे नहीं लेता, तो मुझे ये 5 लाख रुपए 1 साल बाद कितने होकर मिलते। हम फॉर्मूला यूज़ करेंगे S इज इक्वल्स टू P1 प्लस RT। 1 साल बाद ये पैसे कितने बन जाते, 1 साल बाद ये 5 लाख मल्टीप्लाइड बाई 1 प्लस R यानी कि 9% इंटू T यानी कि 1 साल। S इज इक्वल्स टू P1 प्लस RT। जो बीच वाली बात है ना 3 महीने वाली, उसको फ़िलहाल इग्नोर करो। इसको यूँ समझो आपने कहीं 5 लाख रुपए लगाए थे और 9% के हिसाब से वो ग्रो कर या 9% का उस पर इंटरेस्ट ऐड होकर और वो 1 साल बाद आपको मिल जाने थे। आपने 5 लाख रुपए ईयर नंबर 0 पर लगाए थे और ईयर नंबर 1 पर 5 लाख और उस पर लगने वाला इंटरेस्ट उस पर ऐड होकर और उसको टोटल अमाउंट आपको मिलना था। यूजिंग S इज इक्वल्स टू P1 प्लस RT, यूजिंग S इज इक्वल्स टू P ब्रैकेट में 1 प्लस RT, अगर मैं ये फॉर्मूला यूज़ करूँ और ये देखूँ कि इनिशियली मुझे 1 साल बाद कितने पैसे मिलने थे, तो ये बनता है 545,000। देखो ओरिजिनली ये होना था, आप सबके पास प्रोमिसरी नोट्स के लेक्चर्स होंगे, उसमें ये डिस्कस किया हुआ है हमने। लेकिन क्या हुआ, इसकी 3 महीने की डिस्काउंटिंग कर ली। 3 महीने की डिस्काउंटिंग करने का मतलब यह है कि ये अमाउंट जो है ना वो 3 महीने पहले, ये अमाउंट जो है वो 3 महीने पहले, देखो ये ईयर 0 है यानी कि मंथ 0, और ये ईयर 1 है यानी कि मंथ नंबर 12 है। यहाँ पर पैसे मिलने थे, लेकिन मैंने क्या किया कि मैंने मंथ नंबर 9 तक यानी कि 3 महीने पहले इसकी डिस्काउंटिंग कर ली। 3 महीने पहले इसकी डिस्काउंटिंग कर ली, ठीक है ना। तो जब मैं डिस्काउंटिंग करता हूँ और पैसे ऑब्टेन कर लेता हूँ तो प्रोसीड्स इज इक्वल्स टू S मल्टीप्लाइड बाई 1 माइनस R इंटू T। यानी कि मुझे अगर मैंने 3 महीने पहले सारे पैसे निकाल लिए हैं तो वो पैसे कितने मिले होंगे, ये 545,000 मल्टीप्लाइड बाई 1 माइनस 10% इंटू 3/12, ठीक है ना। देखो 545,000 मुझे ईयर नंबर 1 के आखिर में या मंथ नंबर 12 पर मिलने थे, लेकिन अगर मैंने मंथ नंबर 9 पर सारे पैसे निकाल लिए तो P इज इक्वल्स टू S यानी कि 545,000 मल्टीप्लाइड बाई 1 माइनस 10% इंटू 3/12। 3/12 क्यों, क्योंकि 1 साल के आखिर में यानी कि 12वें महीने पे पैसे मिलने थे, लेकिन मैं बैंक से 3 महीने पहले सारे पैसे लेकर आ रहा हूँ, तो 3 महीने की मैं डिस्काउंटिंग कर रहा हूँ और डिस्काउंटिंग का रेट 10% दिया हुआ था।
तो इस सवाल में दो बातें हुई हैं। पहला स्टेप क्या हुआ है? पहला स्टेप ये हुआ है कि मैंने एस ढूंढा है, क्योंकि ओरिजिनली क्या होना था, ओरिजिनली मैंने 5 लाख रुपए लगाए थे, वो 9% के हिसाब से ग्रो कर 545,000 या नंबर 1 पर मिलने थे। और दूसरा स्टेप क्या है? मैंने पी ढूंढा है। दूसरा स्टेप क्या है? मैंने पी ढूंढा है और इन दोनों के लिए जो फॉर्मूला यूज़ किया है वो दिया हुआ। डिस्काउंटिंग का रेट सवाल में अगर मेंशन नहीं है तो सेम होगा, लेकिन इस सवाल में मेंशन था कि कंप्यूट द अमाउंट विच द होल्डर वुड रिसीव इफ़ द डिस्काउंट रेट इज़ 10%। डिस्काउंटिंग का रेट सेम भी हो सकता है, डिस्काउंटिंग का रेट अलग भी हो सकता है। इस सवाल में ये मेंशन था कि डिस्काउंटिंग का जो रेट होगा वो 10% होगा, लिहाजा मैंने 10% के हिसाब से ही डिस्काउंटिंग करी है। ठीक है, अच्छा जी। 53 में लिखा हुआ है बी ओज 3000 ड्यू 2 years फ्रॉम टुडे। बी ओज 3000 ड्यू 2 years फ्रॉम टुडे without interest and 2000 with interest at 4% compounded quarterly due 6 years from today। तो महानूर सेम यूज करेंगे। ईयर 0, यह नंबर लेट से 2 और यह नंबर लेट से ये 6 है। बी ओज 3000 ड्यू 2 years फ्रॉम टुडे। बी ने किसी को 3000 रुपये देने थे फ्रॉम टुडे विदाउट इंटरेस्ट एंड 2000 ड्यू and 2000 with interest at 4% compounded quarterly due 6 years from today। बी ने किसी को 3000 रुपये देने थे आज से 2 साल बाद। बी ने किसी को 3000 रुपये देने थे आज से 2 साल बाद। बी ने किसी को 3000 रुपये देने थे आज से 2 साल बाद, तो ये 3000 हो गया। और बी ने किसी को 2000 रुपये देने थे, और बी ने किसी को 2000 रुपये देने थे 4% कंपाउंडेड क्वार्टरली इंटरेस्ट के साथ आज से 6 साल बाद। और बी ने किसी को 2000 रुपये देने थे 4% के इंटरेस्ट कंपाउंडेड क्वार्टरली के हिसाब से आज से 6 साल बाद, यानी कि 2000 मल्टीप्लाइड बाई 1 प्लस 4% कंपाउंडेड क्वार्टरली है तो डिवाइडेड बाई 4, और पावर में क्या आएगा? पावर में 24 आ जाएगा। ये मैंने s इज इक्वल्स टू पी 1 प्लस आई पावर n यूज़ किया है। s इज इक्वल्स टू पी 1 प्लस आई पावर n यूज़ किया है, यानी कि बी ने किसी को 2 साल बाद 3000 रुपये देने हैं, ये एक बात हो गई। और बी ने किसी को 2000 रुपये देने हैं आज से 6 साल बाद 4% के कंपाउंड इंटरेस्ट के साथ। तो पी 1 प्लस आई पावर n में आई की जगह 4% डाला डिवाइडेड बाई 4 क्वार्टरली की वजह से, और पावर में 24 इसलिए क्योंकि 6 साल है और हर साल पे 4 क्वार्टर्स होते हैं, तो 24 क्वार्टर्स बन गए, यानी कि 2539.46। ठीक है, ये ओरिजिनल बातें हैं, ऐसा था सब कुछ। अब लिखते हैं इफ मनी इज वर्थ 5% कंपाउंडेड सेमी एनुअली। देखो जब वो लिख देना इफ मनी इज वर्थ 5% कंपाउंडेड सेमी एनुअली, यानी कि कोई भी डिस्काउंटिंग या कंपाउंडिंग तुम करोगे तो अब 5% का रेट यूज करना। व्हाट सिंगल पेमेंट मेड 4 years फ्रॉम टुडे विल डिस्चार्ज हिज डेट। व्हाट सिंगल पेमेंट मेड 4 years फ्रॉम टुडे विल डिस्चार्ज हिज डेट। देखो ओरिजिनली क्या एग्री हुआ था? ओरिजिनली बी ने उधार लिया था, और वो वापस कैसे कर रहा था? वापस y2 पर 3000 एंड y6 पर 2539। ठीक है, अब न्यू टर्म्स क्या है? न्यू टर्म्स ये हैं कि अब बी ये उधार वापस करेगा, लेकिन उधार को वापस करने के लिए यह नंबर 4 पर एक सिंगल किस्त पे करेगा। ओरिजिनली बात ये हुई थी कि उधार वापस करने के लिए ईयर 2 पर 3000 रुपये और ईयर नंबर 6 पर 2539.469 रुपये पे हों, लेकिन अब ये बात हो रही है कि आप एक ही बार चौथे साल पर कुछ अमाउंट पे कर देना। ठीक है, तो इसको मैं ऐसे डिफाइन करता हूं कि किसी
the single point of time पर लोन की न्यू वाली एंड ओल्ड वाली अमाउंट इक्वल होती है। यानी कि मैं स्पॉट का कॉन्सेप्ट यूज कर रहा हूं। किसी भी सिंगल पॉइंट ऑफ टाइम पर उधार की पुरानी और नई वाली अमाउंट एक दूसरे के बराबर होती है। किसी भी सिंगल पॉइंट ऑफ टाइम पर उधार की नई वाली और पुरानी वाली अमाउंट एक दूसरे के बराबर होती है। और मैं स्पॉट को सेलेक्ट कर लेता हूँ ईयर 4 को मैं अपना स्पॉट सेलेक्ट कर लेता हूँ। तो न्यू लोन रीपेमेंट इज इक्वल्स टू ओल्ड लोन रीपेमेंट। और मैंने स्पॉट क्या सेलेक्ट किया, ये नंबर 4 को स्पॉट सेलेक्ट किया। न्यू लोन रीपेमेंट एक्स हो गई है ना। ओल्ड लोन रीपेमेंट क्या होगी, ओल्ड लोन रीपेमेंट पे ये जो 3000 ईयर 2 पर है, इसको अगर 4 पे लेकर आना हो, 2 से 4 पे लेकर आना हो, क्या करेंगे। 3000 जो ईयर नंबर 2 पर है, 3000 जो ईयर नंबर 2 पर है, अगर हम ईयर नंबर 4 पर को स्पॉट बना रहे हैं तो पुरानी जितनी भी लोन की अमाउंट्स है उनको भी ईयर नंबर 4 पे लेकर आएंगे। और ईयर नंबर 4 पे लेकर आएंगे तो कंपाउंडिंग करेंगे। और अगर ईयर 2 वाली चीज़ को 4 पे लेकर जाएंगे तो कितने सालों की कंपाउंडिंग करेंगे, 2 सालों की कंपाउंडिंग करेंगे। तो 1 + 5% डिवाइडेड बाई 2, पावर कितना आएगा, 2 साल है, हर साल में 2 बार 6 महीने आते हैं, तो पावर 4 है ना। देखो 3000 वाली जो अमाउंट है उसको ईयर नंबर 4 पे लेकर जाना है, क्योंकि मैंने ईयर नंबर 4 को स्पॉट बनाया है। तो अगर मैं ईयर 2 से ईयर 4 पे लेकर जाता हूँ तो 2 सालों की कंपाउंडिंग करूँगा। कंपाउंडिंग डिस्काउंटिंग के लिए इसने 5% का कंपाउंडेड सेमी एनुअली रेट दिया है, तो 5% डिवाइडेड बाई 2, पावर 4 इसलिए क्योंकि 2 साल है और हर साल में 2 बार 6 महीने आते हैं। और ये जो 2539.469 वाली अमाउंट है, ये ईयर नंबर 6 पर है। इस ईयर 6 की अमाउंट को ईयर नंबर 4 पर लेकर आना है। अब इस ईयर 6 की अमाउंट को ईयर नंबर 4 पे लेकर आना है, तो 1 + 5% डिवाइडेड बाई 2, पावर कितनी आएगी। अब मैं फॉर्मूला लगा रहा हूँ डिस्काउंटिंग का, P इज इक्वल्स टू एस डिवाइडेड बाई 1 + i पावर n। ठीक है, P इज इक्वल्स टू एस डिवाइडेड बाई 1 + i पावर n, यानी कि अब मैं डिस्काउंटिंग का फॉर्मूला लगा रहा हूँ। तो 2539.469 डिवाइडेड बाई 1 + 5% अपॉन 2, पावर कितनी आएगी। ईयर 6 से ईयर 4 पर आना है, कंपाउंडेड सेमी एनुअली का केस है, तो पावर 4 आएगी। ठीक है, देखो किसी भी सिंगल पॉइंट ऑफ टाइम पर नए लोन की सारी अमाउंट्स पुराने लोन की सारी अमाउंट्स के बराबर होती हैं। और मैंने ईयर नंबर 4 को स्पॉट बना लिया है। जब मैं ईयर नंबर 4 को स्पॉट बनाता हूँ तो सारी नई और पुरानी अमाउंट्स को ईयर नंबर 4 पर लेकर आ रहा हूँ। तो ये आ रहा है 5612,072। ये आपका फाइनल आंसर होगा। ये आपकी वर्किंग है। मैंने 2 फॉर्मूले लगाए हैं। नंबर 1 S इज इक्वल्स टू P 1 + i पावर n, यानी कि कंपाउंडिंग का फॉर्मूला। नंबर 2 P इज इक्वल्स टू S डिवाइडेड बाई 1 + i पावर n, यानी कि डिस्काउंटिंग का फॉर्मूला। इन दोनों फार्मूलों की मदद से मैंने अपना पूरा आंसर कैलकुलेट किया है। बिकॉज लोन की अमाउंट जो होती है वो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ स्पॉट किसी भी सिंगल पॉइंट ऑफ टाइम पर सारे नए लोन की अमाउंट्स या नई जो रीपेमेंट की टर्म्स है वो और पुरानी रीपेमेंट की टर्म्स एक दूसरे के बराबर होती हैं। फिर इसके बाद एक और है, व्हाट सम ऑफ मनी लेंट एट कंपाउंड इंटरेस्ट विल अमाउंट टू 1591.13 इन 3 years, द इंटरेस्ट फॉर द फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड ईयर्स बीइंग 3 to 1% कंपाउंडेड ईयरली। ठीक है ना। एज्यूम कर लो क्या अमाउंट है P, एज्यूम कर लो अमाउंट है P। ईयर 0 to ईयर नंबर 1, ईयर 0 to ईयर नंबर 1 का जो इंटरेस्ट रेट है, ईयर 0 to 1 का इंटरेस्ट रेट है 3%। 3% का इंटरेस्ट रेट है, तो ये बन जाएगा 1 साल बाद कितना बन जाएगा, P मल्टीप्लाइड बाई 1 + 3% का अमाउंट बन जाएगा, है ना। यानी कि 1.03P बन जाएगा। देखो आप उससे ये बोला हुआ है कि व्हाट सम ऑफ मनी, कितना पैसा मैं जमा करूं लेंड एट कंपाउंड इंटरेस्ट विल अमाउंट टू 1591.31, ताकि वो 1591.31 बन जाए।
इन 3 years 3 साल बाद द इंटरेस्ट फॉर द फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड ईयर्स बीइंग 3 to 1% कंपाउंडेड ईयरली। तो अगर पहले साल की बात करें, पहले साल का इंटरेस्ट का जो रेट है, पहले साल का जो इंटरेस्ट का रेट है वो 3% है, तो 3% के हिसाब से ये अमाउंट जो है वो 1.03p बन जाएगी। फिर ईयर 1 टू ईयर नंबर 2, ईयर 1 टू ईयर नंबर 2 का इंटरेस्ट कितना है? 2% है। तो अगर 2% का रेट है तो अब ये प्रेजेंट वैल्यू है, अब ये प्रेजेंट वैल्यू है, और ये 1+2% से 1 साल और आगे चली जाएगी। ठीक है ना। अब ये नंबर 1 की जो प्रेजेंट वैल्यू है उसको मज़ीद 1 साल आगे लेकर जाना है, लेकिन इस बार आगे लेकर जाना है हमें किससे? हमें 1+2% से आगे लेकर जाना है। तो एक ज़रा वर्किंग में यहाँ पे कर भी दूँ, 1.03 और 1.02 मल्टीप्लाई होगा ना, तो ये बन जाएगा अब 1.0506p, 1.0506p। फिर ईयर नंबर 2 टू ईयर नंबर 3 का क्या इंटरेस्ट रेट है? ईयर नंबर 2 से ईयर नंबर 3 का क्या इंटरेस्ट रेट है? बताओ भाई। ईयर नंबर 2 से ईयर नंबर 3 का क्या इंटरेस्ट रेट है? 1% है, 1% का इंटरेस्ट रेट है। तो अब ये 1.0506p जो है वो प्रेजेंट वैल्यू बन गई, और इसको फर्दर 1 साल आगे लेकर जाना है, यानी कि 1+1% से मल्टीप्लाई करना है। ठीक है ना। 1+1% से अगर मैं मल्टीप्लाई करूँगा ना तो ये 1.061106p बन जाएगा, यानी कि अब हमारी इक्वेशन बन जाएगी 1.061106p इज इक्वल्स टू 1591.13, 1591.13। तो p कितना बनेगा? p जो है वो बन जाएगा 1591.13 डिवाइडेड बाई 1.061106, यानी कि 1499.501, ये p की वैल्यू होगी। ठीक है। जो p था वो पहले साल 3% से, फिर दूसरे साल जो है वो 2% से, और तीसरे साल 1% से ग्रो हुआ। और जब पहले साल 3% से ग्रो हुआ तो इतना हो गया, फिर दूसरे साल जब 2% से ग्रो हुआ इतना हो गया, फिर तीसरे साल जब 1% से ग्रो हुआ तो इतना हो गया, और ये अमाउंट 1591.13 के बराबर है, ये सवाल में लिखा हुआ था। तो p जो है वो 1499.501 के बराबर है। इसके बाद इससे अगला, A non-interest bearing note of 500,000 is due in 4 years from now। एक नॉन इंटरेस्ट बेयरिंग नोट है, वो आज से 4 साल बाद ड्यू है, 4 साल बाद ड्यू है, और उसकी वैल्यू 5 लाख है। नॉन इंटरेस्ट बेयरिंग है, इसीलिए इसमें इंटरेस्ट नहीं है। मैंने इंटरेस्ट बेयरिंग और नॉन इंटरेस्ट बेयरिंग नोट्स के एक लेक्चर भेजे हैं। इफ़ द नोट इज डिस्काउंटेड नाउ एट 8% कंपाउंडेड 7 एनुअली, व्हाट विल बी द प्रोसीड्स एंड द कंपाउंड डिस्काउंट। यानी कि इस नोट की डिस्काउंटिंग करनी है, इस नोट की हमें डिस्काउंटिंग करनी है, इसको डिस्काउंट ऑफ कर कर यहाँ पर लेकर आना है। ठीक है। इस नॉन इंटरेस्ट बेयरिंग नोट की हमें डिस्काउंटिंग करनी है। नॉन इंटरेस्ट बेयरिंग की नोट की जो डिस्काउंटिंग करते हैं हम, जब नॉन इंटरेस्ट बेयरिंग नोट की डिस्काउंटिंग करते हैं तो हम क्या करेंगे? कंपाउंड इंटरेस्ट वाला नोट है ना, सिंपली इसकी डिस्काउंटेड या ईयर 0 की वैल्यू ढूंढनी है ना। तो p इज इक्वल्स टू s डिवाइडेड बाई 1 प्लस 8%। अच्छा, कंपाउंडेड सेमी एनुअली है तो डिवाइडेड बाई 2, कंपाउंडेड सेमी एनुअली है तो डिवाइडेड बाई 2, कंपाउंडेड सेमी एनुअली है तो डिवाइडेड बाई 2, और 4 सालों की बात हो रही है तो पावर में कितना आएगा? 8, यानी कि 365345.1 ये आंसर होगा। और डिस्काउंटिंग कितने अमाउंट की हुई है इन दोनों का डिफरेंस, यानी कि 134,654.9। ठीक है। अगेन मैं कहूँगा p इज इक्वल्स टू एस डिवाइडेड बाई 1 प्लस आई पावर n वाला फॉर्मूला हमने लगाया है। हमने इसको डिस्काउंट ऑफ किया। अच्छा, आखिरी सवाल ये है, फॉर एन इंटरेस्ट रेट ऑफ 6% कंपाउंडेड मंथली, फाइंड द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन एन्युटी ऑफ ₹50 एट द एंड ऑफ ईच मंथ, एट द एंड ऑफ ईच मंथ फॉर 6 months, and ₹75 thereafter at the end of each month for 2 years। ठीक है। फॉर एन इंटरेस्ट रेट ऑफ 6% कंपाउंडेड मंथली, 6% का कंपाउंडेड मंथली का रेट है,
फाइंड द प्रेजेंट वैल्यू ढूंढनी है ऑफ एन एन्युटी ऑफ ₹50 एट द एंड ऑफ ईच मंथ फॉर 6 months. मंथ 0, मंथ 1, मंथ 2, मंथ 3, मंथ 4, मंथ 5, मंथ 6, मंथ 7, मंथ 8, मंथ 9 डॉट 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 डॉट. अच्छा देखो, पहले महीने के आखिर में 50 रुपये, फिर दूसरे महीने के आखिर में 50 रुपये, तीसरे महीने के आखिर में 50 रुपये, फिर 50 रुपये, फिर 50 रुपये, फिर 50 रुपये. देखो बोलता है फॉर एन इंटरेस्ट रेट ऑफ 6% कंपाउंडेड मंथली फाइंड द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन एन्युटी ऑफ ₹50 एट द एंड ऑफ ईच मंथ फॉर 6 months. 6 महीने के लिए हर महीने के आखिर में 50 रुपये हैं, ठीक है. एंड ₹75 देयर आफ्टर एट द एंड ऑफ ईच मंथ फॉर 2 years. और उसके बाद 75 रुपये हर महीने के आखिर में हैं, और ये 75 रुपये हर महीने के आखिर में 2 सालों के लिए हैं. 2 सालों के लिए है का क्या मतलब है? कौन से महीने तक बात जाएगी? मंथ नंबर 30 तक जाएगी ना. 2 साल में 24 महीने होते हैं, 6 महीने तो गुजर चुके हैं. 2 साल में 24 महीने होते हैं, 6 महीने तो गुजर चुके हैं. तो 2 साल में अगर 24 महीने होते हैं और 6 महीने गुजर चुके हैं तो ये मंथ नंबर 30 तक 75 होगा, ठीक है. अब आपके पास जो पहले 6 महीने हर महीने जो 50 रुपये है, पहले 6 महीने हर महीने जो 50 रुपये है, इसकी अगर हम प्रेजेंट वैल्यू निकालें, पहले 6 महीने हर महीने जो 50 रुपये है इसकी प्रेजेंट वैल्यू निकालें, तो कौन सा फॉर्मूला लगेगा? क्या ये ऑर्डिनरी एन्युटी है? यहाँ पर यहाँ तक ऑर्डिनरी एन्युटी की प्रेजेंट वैल्यू वाला फॉर्मूला P इज इक्वल्स टू R मल्टीप्लाइड बाई 1 माइनस 1 प्लस 6% डिवाइडेड बाई 12 पावर माइनस 6 डिवाइडेड बाई 6% ओवर 12, ठीक है. देखो जो पहले 6 महीने के 50 50 50 50 50 रुपये हैं उसकी प्रेजेंट वैल्यू मैं अलग से निकाल रहा हूँ. पहले 6 महीने के जो 50 50 50 50 50 50 50 50 50 रुपये है उसकी प्रेजेंट वैल्यू मैं अलग से निकाल रहा हूँ. वो एक ऑर्डिनरी एन्युटी बन रही है, तो ऑर्डिनरी एन्युटी की प्रेजेंट वैल्यू वाला मैं फॉर्मूला लगा रहा हूँ और ये 294.8 बनता है, ठीक है. 294.8 बनता है. ये मैंने क्या किया, मैंने ऑर्डिनरी एन्युटी की प्रेजेंट वैल्यू लगाई, मैंने ऑर्डिनरी एन्युटी की प्रेजेंट वैल्यू लगाई और पहले 6 महीने के जो 50-50 रुपये हैं उसकी प्रेजेंट वैल्यू निकाल ली. अब यहाँ से यह नंबर मंथ नंबर 30 तक 75 75 75 75 रुपये है. तो ये जो मंथ नंबर 30 तक 75 75 75 75 रुपये है, इस पर अगर मैं 2 सालों की ऑर्डिनरी एन्युटी की प्रेजेंट वैल्यू निकालूंगा तो वो मंथ 6 पर पहुँचेगा. क्यों सर? क्योंकि जब आप ऑर्डिनरी एन्युटी की प्रेजेंट वैल्यू का फॉर्मूला लगाते हो तो आपका आंसर जो है वो 1 महीने पहले, यानी कि पहले आज से 1 महीने पहले पहुंचता है. तो 75 इंटू 1 माइनस 6% डिवाइडेड बाई 12 पावर माइनस 24 डिवाइडेड बाई 6% ओवर 12, ठीक है, ठीक है. इससे क्या आंसर आता है पहले तो ये बताओ. 6% अपॉन 12 प्लस 1 पावर माइनस 24, 1 माइनस आंसर डिवाइडेड बाई 6% ओवर 12. इससे क्या आंसर आता है? 1692.2, 1692.2. लेकिन ये आपका फाइनल आंसर नहीं होगा क्योंकि अभी आप मंथ नंबर 6 पर पहुंचे हो. 6 से अगर 0 पर पहुंच रहा हो, 6 से अगर 0 पर पहुंच रहा हो तो इसकी 1692.2 की नॉर्मल वाली डिस्काउंटिंग करनी पड़ेगी 6 महीनों की. तो ये डिवाइड होगा 1 प्लस 6% अपॉन 12 पावर 6 से, ठीक है. अब ये कितना आ जाएगा? 169.2 डिवाइडेड बाई 1 प्लस 6% अपॉन 12 पावर 12 पावर 6 6 महीने ना. तो ये बन जाएगा कोई 1642.3. 1642.3. इन दोनों को अगर हम ऐड करते हैं तो 294.8 प्लस आंसर यानी कि 1937 आपका फाइनल आंसर होगा. 1937 आपका फाइनल आंसर होगा, ठीक है.
आपने 50 रुपए को तो नॉर्मली आप ऑर्डिनरी एनवीटी की प्रेजेंट वैल्यू से डिस्काउंटिंग करके जीरो पे लेकर आ गए, लेकिन जो 75 रुपए हैं वो मंथ नंबर 7 से स्टार्ट हो रहे हैं, तो उसकी अगर हम डिस्काउंटिंग करेंगे और उसकी अगर हम ऑर्डिनरी एनवीटी की प्रेजेंट वैल्यू में पावर 24 लिखेंगे तो वो उसको लेकर आएगा 6 पर। 6 से उसको जीरो पे लेकर आना है, 6 से उसको जीरो पे लेकर आना है, यानी कि हमें 2 सालों की नॉर्मल डिस्काउंटिंग भी करनी होगी। ठीक है, तो आज हमने ये 5 सवाल सॉल्व किया। अब मुझे आप लोगों से कुछ जनरल डिस्कशन करनी है, जिससे पहले मैं रिकॉर्डिंग को स्टॉप कर दूं।